नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पहुंचे और उन्हें की बधाई। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने के लिए पहुंचे कमलनाथ। और आपको बता दें कि कल परिणाम आए थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, जहां 230 विधानसभा सीटों में कुल 163 सीट जीतकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। चुनाव खत्म होने के बाद 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बैठक बुलाई। बैठक में 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारियां को लेकर समीक्षा की गई। सचिवालय परिसर में स्वागत कक्ष बनेगा। 5 दिसंबर से स्वागत कक्ष शुरू होगा। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद विधायकों के परिचय पत्र बनेंगे। विधायकों की उत्साहपूर्वक अगवानी की जाएगी। विधानसभा में विधायकों का स्वागत किया जाएगा। विधायकों के लिए विधायक विश्राम गृह सहित सरकारी गेस्ट हाउस और कक्ष आरक्षित होंगे। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। जीत के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। राज्यवर्धन राठौर का नाम सीएम की रेस में भी है। उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सारे एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आए जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम रिजल्ट सामने आए। केवल एक राज्य की बात नहीं करेंगे, हम छत्तीसगढ़ और एमपी की भी बात करेंगे। सबने देखा और भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो शानदार जीत रही। जो एक डायलॉग 2-3 दिन पहले से डिलीवर हुआ था कि करंट दौड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद में कईयों के करंट दौड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस जीत को, क्या लग रहा है? करंट तो लगना ही था। 5 साल से राजस्थान को लूट लिया हर तरह से। तो ऐसी सरकार को, जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिली जनता 2018 में, उन्होंने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी त्याग कर केवल कुर्सी के मुंह में ये शर्त रखी कि राजस्थान को लूट लो लेकिन कुर्सी संभाल लो, तो ऐसे तो करंट लगना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से उन्होंने विश्वास जगाया, एक एक व्यक्ति के अंदर विश्वास जगा, आज देश का बच्चा बच्चा मोदी जी को चाहता है और दुनिया का हर राजनेता मोदी जी का नाम पुकारता है। तो ये जो काबिलियत प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो विश्वास जगाने की, उसी का कारण है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और जनता को यही तो अच्छा लगता है कि उनकी छवि का, जनता की छवि जैसा साफ सुथरा जो देश के लिए काम करते हो, वैसी ही सरकार वो चाहते हैं कि हर राज्य में हो। इसलिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार ना नीयत न इच्छा, तो उनको वहां से देड़ दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को अवसर। नारेबाजी में एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हमारा फौजी जीत गया। झोटवाड़ा का जनता का तो प्यार है ही। ये मेरे लोकसभा क्षेत्र भी था, तो यहाँ पर एक लगाव है जनता का। और हाँ, एक खिलाड़ी के नाते, एक फौज के नाते वो जानते हैं कि ईमानदारी से और पूरे अनुशासन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ मैं काम करता हूँ। और फिर जो टीम का मैं हिस्सा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो टीम ऐसी जबरदस्त है जो देश को सबसे पहले सबसे आगे रख के काम करती है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से हमारे सहयोगी प्रदीप नामदेव ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 15 सीटों से 55 सीटों का सफर, आखिर ऐसी क्या रणनीति रही? रणनीति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय हुआ, वही रणनीति। ऐसा कहा जाता है जहां ओम माथुर चले जाएं, जिस राज्य में उस राज्य में बहुमत मिलती है, तो आखिर ऐसी क्या रणनीति, क्या कोई रणनीति नहीं। हर कार्यकर्ता का सम्मान करना, उसको सक्रिय करना, हर कार्यकर्ता का उपयोग करना, हर हाथ को काम देना, ये हमारा काम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र के संयोजक और सांसद विजय बघेल ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी की गारंटी को राज्य की जनता ने आशीर्वाद दिया है और प्रचंड बहुमत से हमें सरकार बनाने का जनादेश मिला है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सिरोधार्य है और हम तो जनता जनार्दन को हमेशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको ग्रहण करते हुए हम हमेशा पद में रहें चाहे ना रहें,
लेकिन पाटन क्षेत्र का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा और ऋणी हूँ। पूरे दुर्ग लोकसभा की जनता का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, ऋणी हूँ और उनके हर सुख दुख में हमेशा साथ रहूँगा, हर परेशानी में मैं साथ रहूँगा। मैं यही संकल्प अपने जीवन में उनके लिए लेता हूँ। वहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया। सूबे के कई सिकंदर को मात मिली है। बीजेपी ने न सिर्फ प्रचंड जीत हासिल की, पार्टी के धुरंधरों ने कई मंत्रियों को शिकस्त दी। सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी चुनाव हार गए। बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हरा दिया। ललित चंद्राकर ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सहित जनता का प्यार है, जिसकी वजह से उन्हें इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई। ग्रामीण विधानसभा की जो जीत है वो इस क्षेत्र की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों को मैं इनका श्रेय देना चाहता हूँ और दोनों को इस जीत की समर्पित है। दोनों जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता, मुद्दे से कार्यकर्ता को एक सामान्य कार्यकर्ता, बुद्ध स्तर के कार्यकर्ता को दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी बनाया, तब क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने मन बना लिया था कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया जो आम कार्यकर्ता हो, उनके बीच के कार्यकर्ता जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो भी मन था कि ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से इको रिट्रीट का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस साल कोणार्क में 90 दिनों के लिए इको रिट्रीट आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विभागीय मंत्री अश्विनी पान, खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा, कोणार्क NAAC अध्यापिका सुश्री संगीता त्रिपाठी शामिल हुई। सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि इको रिट्रीट में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बता दें कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स, पैसेलिंग, साइकिलिंग आदि सुविधाएं दी जाएंगी। गृह राज्य मंत्री गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत के भेस्तान में पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सूरत के व्यापारियों को धोखा देने वाले असामाजिक तत्वों को कानून के जरिए सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र के नागरिकों की छोटी बड़ी समस्याओं और शिकायतों का समाधान भेस्तान थाने से ही हो सकेगा। आपको बता दें, सूरत शहर में पिछले 1.5 साल में 7वां पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे पुलिस स्टेशन आने का आम नागरिकों के साथ सम्मान और समाज के साथ व्यवहार करके उनकी सहायता करें। वलसाड के सरीगा में बोरिंग से लाल रंग का पानी आ रहा है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने GPCB के अधिकारियों पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। करजाम के पूर्व सरपंच कमलेश दुडी और गांव के अग्रणी विपुल भाई ने GPCB को लिखित शिकायत दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि पिछले 2 महीनों से बोरवेल का पानी बदरंग रहा है, जिसके कारण सरीगाम GPCB के अधिकारियों ने पानी के नमूने लिए। अधिकारी ने जल्द ही मामले में केमिकल माफिया पर एक्शन का दावा भी किया है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि कब इस पर एक्शन लिया जाता है। संजीव भाई धोड़ी है, पूर्व सरपंच हूँ करजगांव का, और आज यहाँ धरने के लिए इसलिए आए हैं। हमारे गांव में जो लाल कलर का पानी निकला है, बोरों में जितने सारे 4-5 बोरों में लाल कलर का पानी निकला है। हम लोगों ने 1 महीना पहले फरियाद किया था, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम लोग धरना करने के लिए आ गए हैं। तक हमको एक्शन जो भी कंपनी जो भी होगी जो बढ़ रहा है उसके बारे में हम बढ़े, लेकिन जो केमिकल युक्त पानी छोड़ती है वो कंपनी को जस्ट अधिकारी उसके ऊपर कार्यवाही करे और कंपनी ताला लगाए। मैं रीजनल ऑफिसर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सरेगा। और सर करजगाम में जो एक बोर में से रेड कलर का पानी आया जो भी निकला है उसके बारे में जानकारी दी। करजगाम में हमको एक मिथिली थी, उस अनुसार हमने तपास किया तो उसमें रेड कलर का पानी, थोड़ा पिंक कलर का पानी आया है। उसका सैंपल हमने लिया तथा आजू बाजू की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर पोटेंशियल सोर्स हो सकता है पानी निकलने का, इंक्लूडिंग नोटिफाइड के चैम्बर, वहाँ के भी हमने सैंपल लिए और इसको हम अपनी कचहरी गांधीनगर फिंगर प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं। तो उससे हमको एक्चुअल में मालूम पड़ जाएगा कि ये किस इंडस्ट्री से टैली होता है, कहाँ से आया है, क्या सोर्स है और किस तरह का ये बनाव है। एक और बड़ी खबर आप बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी
के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को अब 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह अवधि बढ़ा दी है। अधिक जानकारी के साथ अली शरण हमारे साथ जुड़ गए। अली, क्या जानकारी? संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आज राघवनी कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया था, इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही ईडी ने सप्लीमेंट चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। उसकी सुनवाई के दौरान ही संजय सिंह को आज पेश किया गया था कोर्ट में, और अब इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अब 12 दिसंबर तक के लिए हिरासत बढ़ा दी, यानी कि अब 12 दिसंबर तक संजय सिंह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन इस दौरान ये पूरा कोर्ट में मसला चला था, उस जब बहस चल रही थी, काफी सारे आज जो अधिवक्ता हैं संजय सिंह के, उनको सुनने को कोर्ट की तरफ से इसलिए मिला क्योंकि लगातार वो झूठी दलीलें पेश कर रहे थे कोर्ट में, और इसी को लेते हुए आज ईडी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने दलील मजबूती से पेश की है। साफ तौर पे कहा गया है कि जो गवाहों के नाम गोपनीय रखे गए उनको ओपन किया जाए, यानी कि जो संजय सिंह के अधिवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि गवाहों के नाम ओपन किए जाएं, जबकि ईडी ने नाम तमाम जो है छुपा के रखे हैं। उनका कहना है कि यदि पहले से हमने नाम को दिए तो इसमें जो गवाह है उनको डराया धमकाया जाता है। इस तरह की दलीलें पेश की गई। जरूर कहा जा सकता है कि 12 दिसंबर को एक बार फिर न्यायिक हिरासत जो खत्म होगी तो कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं साइक्लोन मिचोंग की। तमिलनाडु में इसका कहर देखने को मिला है। इधर देखिए उधर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जबरदस्त बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यहां तक कि राजधानी चेन्नई में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट पर ही बारिश का असर हुआ है क्योंकि एयरपोर्ट पर रनवे पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहां उड़ानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। फ्लाइट्स टेक ऑफ या लैंड नहीं कर पा रही हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ ने अब तक 15 लोगों की जान बचाई है। केंद्र सरकार तमिलनाडु समेत आसपास के राज्यों से संपर्क में बनी हुई है। सरकार ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने चक्रवात मिचोंग को लेकर देश के पूर्वी तटीय राज्यों के सरकारों के साथ लगातार संपर्क साधा हुआ है। उन्होंने तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो राहत और बचाव कार्यों में शामिल होकर स्थानीय प्रशासन की मदद करें। अब देखिए ये तस्वीरों के जरिए चेन्नई की क्या स्थिति है। इसके अलावा कंचीपुरम और तिरुवल्लुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इस समय तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के लगभग सभी इलाकों में बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से ये स्थिति ऐसी हो गई है कि सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है। मितोंग तूफान की वजह से ये स्थिति फिलहाल तमिलनाडु में बनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिजोरम से बड़ी खबर है, जहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। मिजोरम में नई नई ZPM पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। वहीं सत्ताधारी दल MNF को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। महज 10 सीटों पर सिमट गई है सत्ताधारी पार्टी। वहीं बीजेपी के खाते 2 और कांग्रेस के लिए यहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई है। तो ये एक नई नवेली पार्टी है ZPM। सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है ZPM ने। MNF 10 सीटों पर सिमट गई है। वहीं ZPM की आपको जानकारी दे 27 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 21 है, कुल विधानसभा सीट 40। और आपको बता दें कि यहां के परिणाम जो हैं वो हालांकि कल ही आने, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी तारीख 4 दिसंबर दी थी। आज सुबह इसकी मतगणना शुरू हुई और सभी 40 सीटों की स्थिति ऐसी है कि आप देखें 27 सीट ZPM के खाते में गई हैं। वहीं आपको बता दें कि MNF के खाते में 10 सीटें चली गई हैं और इसके अलावा बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में कमिश्नर प्रणाली को लागू हुए आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता हैदर अली ने गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा से खास बातचीत की है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बीते 1 साल पहले गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट लागू की थी, जिसमें गाजियाबाद के पहले प्रथम कमिश्नर बनकर आए अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। पूरे 1 साल के कार्यकाल के बारे में उनसे जान लेते हैं।
सर, 1 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? आपको शुभकामनाएँ पहले तो कि आपका 1 साल पूरा हुआ। धन्यवाद। सर, कैसा कार्यकाल रहा आपका 1 साल के अंदर? देखिए कार्यकाल में जो आम आदमी की जो अपेक्षा होती है पुलिस से वो ये होती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराध पे नियंत्रण है, महिलाएँ सुरक्षित महसूस करें। तो ये जो सारे फ्रंट हैं कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जितने भी त्योहार पर्व पड़े थे इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा कराया गया, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा के भी अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हमने पिंक बूथ खुलवाए हैं। जगह-जगह 20 पिंक बूथ खुलवाए हैं, महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन शुरू की है। सर, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है विवेचनाओं में बहुत ज़्यादा पहले ढिलाई थी, लेकिन इस बार इतने से 1 साल के अंदर कितनी विवेचनाओं में लोग सज़ा दिलाए गए, खासकर जो दुराचारी हैं? देखिए, जो विवेचनाओं की बात करें, एक तो पॉक्सो और महिलाओं से संबंधित अपराध विवेचना के निस्तारण में बहुत तेज़ी आई। गत वर्ष तक 65% मामलों में ही 2 माह के अंदर चार्जशीट सबमिट हो पाती थी, उसको बढ़ा के 94% किया गया है। जो कमीशन की बात है कि ऐसे जो दुराचारी हैं, तो 2 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट और एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 3 मामले थे, जो नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या किए जाने से संबंधित थे। जिसमें से 2 मामलों में तो करीब 2 माह के अंदर सज़ा दिलाई गई, 1 मामले में तकरीबन 6 माह लग गए। सर, गाज़ियाबाद एक क्राइम सिटी हुआ करता, कमिश्नरेट आने के बाद अब सेफ सिटी हो गया है। समीक्षा इसकी मुख्यमंत्री भी करते हैं, तो किस तरीके से प्रतिनिधित्व करें गाज़ियाबाद का? देखिए, सेफ सिटी में कई सारे कंपोनेंट हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सीसीटीवी है और पिंक बूथ हैं, पिंक टॉयलेट्स हैं। तो ब उसमें से कुछ ऐसे सीधे-सीधे पुलिस से जुड़े होते हैं, जैसे मोबाइल होती है, पिंक बूथ होती हैं। इन सारे पहलू गाज़ियाबाद में सभी जगह 20 पिंक बूथ हमारे ऑपरेशनल हैं, जो 24/7 चल रहे हैं और सभी में जिसमें 12 पुलिसकर्मी हमारे हैं। और इन पिछले 3 माह से जिस तरीके से इनका रिस्पॉन्स आ रहा है, सोसाइटी में फीडबैक आ रहा है, 1500 से ऊपर मामलों का इन्होंने निस्तारण भी किया है। सर, अब आने वाले समय में हम गाज़ियाबाद को किस तरीके से देखेंगे पुलिसिंग को लेकर? थाने की बदली होगी, थानों की चेंजिंग होगी, थाने और बढ़ाए जाएँगे। पुलिसिंग किस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर रहेगी? जो एक आपने जन सुनवाई को लेकर जोर दिया है, उसको लेकर क्या फीडबैक आता है? देखिए, जनसुनवाई में कमिश्नरेट बनने से पहले गाज़ियाबाद 65वें स्थान पर था। पिछले 3 माह से गाज़ियाबाद नंबर 1 स्थान, शत-प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान पे चला और सिर्फ जन सुनवाई ही नहीं, जो रिस्पॉन्स टाइम है, मई माह से प्रदेश में गाज़ियाबाद लगातार नंबर 1 है। ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद के प्रथम कमिश्नर जो अभी तक गाज़ियाबाद के अंदर मौजूद हैं और कहीं न कहीं धरातल पर कार्य कर रहे हैं। कमिश्नर जी के बारे में अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इनकी तारीफ कर चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनकी कार्यशैली को लेकर प्रभावित हैं। बरेली न्यूज़ एजेंडे के साथ हैदर अली सफदर, गाज़ियाबाद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में कही नमस्कार।